तो मूवी शुरू होती है तो हम भविष्य की दुनिया को देख पाते हैं जहां क्लाइमेट चेंजेस की वजह से पूरी धरती बर्फ से ढक चुकी है। ऐसे में ना तो लोगों के पास रहने के लिए जगह बची है और ना ही खाना, लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने लोग जो अभी भी जिंदा बचे थे वे अंडरग्राउंड बंकर्स में रहने के लिए मजबूर थे। तभी हम दो लोगों को देखते हैं जो किसी से डरकर भाग रहे हैं और तभी सीन कट हो जाता है। अब हम सैम नाम के शख्स को देखते हैं जो बंकर के बाहर कुछ काम कर रहा है। तभी मैसन नाम का एक बंदा एक बूढ़े आदमी के साथ बाहर आता है और उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तभी सैम मैसन को बंदूक नीचे करके उसे जाने देने के लिए कहता है क्योंकि ये उसकी चॉइस है, लेकिन मैसन सैम की बात नहीं सुनता और उस बूढ़े आदमी को गोली मार देता है। बाद में हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी इन्हीं के साथ नीचे बनी कॉलोनी में रहता था, लेकिन वह पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था और मैसन नहीं चाहता था कि ये इन्फेक्शन बाकी लोगों में भी फैल जाए, क्योंकि ना तो उनके पास अच्छे इलाज की सुविधा थी और ना ही इतना खाना, इसीलिए वह उसे मार देता है। दरअसल सैम जिस अंडरग्राउंड टनल में रहता है उसे कॉलोनी 7 कहा जाता है, जहाँ का चीफ ब्रिक्स है। उसने यहाँ रहने वाले लोगों की हिफाजत के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनमें से बीमार पड़ने वाले हर शख्स को 40 दिनों तक क्वारंटाइन रखा जाता है। अगर वह फिर भी ठीक नहीं होता तो उसे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला, या तो वह गोली खाकर मरे या फिर इस बंकर को छोड़कर चला जाए, यानी कि मौत दोनों तरह ही पक्की थी। इस बंकर के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका काम सिर्फ सब्जियां उगाना और उनके बीजों को संभाल कर रखना था, ताकि समय आने पर उनका सही इस्तेमाल किया जा सके। तभी सैम ब्रिक्स से मिलता है और बताता है कि तुमने जिस आदमी की कस्टडी मैसन को दी थी उसने उसे गोली मार दी है, जबकि वह यहाँ से जाना चाहता था। ब्रिक्स कहता है कि अभी हमारे पास इससे भी बड़ी एक मुसीबत आन पड़ी है। हमें कॉलोनी 5 से इमरजेंसी मैसेज मिला है और साथ ही उनसे हमारा संपर्क भी टूट गया है, इसीलिए हम में से किसी को वहां जाकर पता लगाना होगा। लेकिन इससे पहले वह मैसन से मिलता है और रूल तोड़ने के लिए उसे खरी खोटी सुनाता है, लेकिन मैसन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वह कहता है कि तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। वहीं सैम अपनी गर्लफ्रेंड काई से मिलने उसके पास जाता है, जो सैटेलाइट की मदद से किसी गर्म जगह की तलाश कर रही थी जहां की जमीन इंसानों के रहने लायक हो। अब ब्रिक्स सभी लोगों को हॉल में इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि कॉलोनी 5 से हमारा संपर्क टूट गया है, इसीलिए मुझे वहां जाकर पता लगाना होगा। सैम और ग्रेडन भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। ब्रिक्स कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं लौटता तब तक यहाँ की इंचार्ज काई रहेगी। हालांकि मैसन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। तभी वहाँ बैठा एक बूढ़ा कपल खांस देता है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने चेहरे मास्क से ढक लेते हैं, यानी कि वो दोनों शायद इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब मैसन उन्हें पकड़कर क्वारंटाइन रूम के अंदर बंद कर देता है। ब्रिक्स कहता है कि मेरे आने तक इन्हें अंदर ही रहने देना। अब अगली सुबह सैम, ग्रेडन और ब्रिक्स कॉलोनी 5 की तरफ निकल जाते हैं, जो यहाँ से लगभग 1.5 दिन की दूरी पर थी। बाहर निकलते ही इन्हें तेज बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ता है। जब ये लोग खंडर पड़े शहरों से गुजरते हैं तो यहाँ उन्हें एक वेदर मॉडिफिकेशन टावर नजर आता है, जो अब वर्किंग कंडीशन में नहीं था। अब चलते चलते ये लोग एक टूटे हुए ब्रिज के नजदीक पहुँचते हैं, जिसे ये लोग बड़ी ही सावधानी से पार करते हैं। तभी ग्रेडन की नजर पुल पर खड़ी एक वैन पर जाती है। जब ये लोग पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ एक शख्स की डेड बॉडी पड़ी है, जिसके हाथ में गन है। तभी ब्रिक्स देखता है कि कार के अंदर इस आदमी की फैमिली भी है, जिन्हें मारने के बाद शायद इसने भी खुदकुशी कर ली होगी। अब इन लोगों को चलते चलते शाम हो जाती है। तभी इन्हें एक खराब पड़ा हेलीकॉप्टर नजर आता है, जिसके अंदर ये लोग रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। अब ब्रिक्स कॉलोनी का हालचाल पता करने के लिए रेडियो पर बात करता है। कूपर बताता है कि यहाँ सब ठीक है, लेकिन उन दोनों पेशेंट्स की हालत काफी खराब है और मेसन टेस्ट करने के लिए जोर दे रहा है। तभी ग्रेडन सैम से पूछता है कि तुम ब्रिक्स को कैसे मिले, जिसके बाद सैम उसे अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि आज से कुछ साल पहले मैं अपने परिवार के साथ एक माइन में रहता था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ खाने पीने के रिसोर्सेज खत्म होने लगे, जिसके बाद हमने घोड़ों और कुत्तों को भी खाना शुरू कर दिया। अब जब वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो लोग मरने लगे, जिसके बाद मैं अपनी माँ और बहन के साथ खाने की तलाश में बाहर निकला, लेकिन एक तेज बर्फीले तूफान में हम अलग हो गए, जिसमें मेरा परिवार मारा गया। अगर ब्रिक्स वहाँ नहीं आता तो मैं भी मर चुका होता। अब बातों बातों में रात गुजर जाती है और अगली सुबह ये लोग कॉलोनी 5 तक पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें बर्फ पर बिखरा खून नजर आता है। ब्रिक्स समझ जाता है कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद वह नीचे
नीचे जाता है और देखता है कि ये जगह पूरी तरह खाली है, जबकि इस कॉलोनी में 50 लोग रहा करते थे। अब वह ग्रेडन को गन देता है और पता लगाने के लिए ये तीनों आगे बढ़ते हैं। तभी इन्हें एक रूम के अंदर से आ रही आवाज सुनाई देती है, जो अंदर से लॉक था और साथ ही उस पर खरोंच के बहुत सारे निशान थे। अब सैम किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, जहां इन्हें एक आदमी मिलता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। सैम कहता है कि डरो मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं। वह उसे पानी और खाना देता है। ब्रिक्स पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था, जिसके बाद ये शख्स बताता है कि जब हम एक खराब एंटीना ठीक कर रहे थे तो हमें ये रिकॉर्डेड मैसेज मिला, जिसमें एक शख्स बता रहा था कि उन्होंने वेदर मॉडिफिकेशन टावर को ठीक कर लिया है और वहाँ जमी हुई बर्फ को पिघला दिया है, यानी कि अब उनके पास मिट्टी और धूप दोनों हैं, लेकिन पौधे उगाने के लिए उन्हें बीज की जरूरत है। जब ये मैसेज कॉलोनी 5 को मिला तो कुछ लोगों की टीम उस जगह की तलाश में बाहर निकली, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। और जब वो लोग वापस आए तो किसी ने उनका पीछा किया और यहाँ रहने वाले सभी लोगों को मार दिया। ये शख्स बताता है कि वो लोग अभी भी यहीं छुपे हैं। ब्रिक्स कहता है कि हम तुम्हें अपने साथ कॉलोनी 7 लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद वह यहाँ से सभी काम की चीजें उठा लेता है। लेकिन ये शख्स बाहर आने से बहुत ज्यादा डर रहा था, इसीलिए वह फिर से खुद को रूम के अंदर बंद कर लेता है। अब ये तीनों एक तेज आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी इन्हें एक कमरे के अंदर बहुत सारे लोग नजर आते हैं, जिनमें से एक शख्स बड़ी ही बेरहमी के साथ इंसानों के शरीरों को काट रहा था, जबकि बाकी लोग उन्हें खा रहे थे, यानी कि ये लोग नरभक्षी थे। और मूवी की शुरुआत में जिन्हें हमने भागते देखा था वो लोग शायद इन्हीं से डरकर भाग रहे थे। तभी वह कैनिबल सैम पर हमला करने के लिए इनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वह उसे शूट कर देता है, जिसके बाद और भी बहुत सारे नरभक्षी उन पर हमला कर देते हैं, जिन्हें एक एक करके सैम मारने लगता है। लेकिन इनके पास इतनी गोलियां नहीं थी कि वे सभी को मार सकें, इसीलिए ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी ग्रेडन इनसे अलग हो जाता है, जिसे कई नरभक्षी बड़ी ही बेरहमी से मार डालते हैं। वहीं ब्रिक्स एक डायनामाइट फोड़कर इनसे पीछा छुड़ाता है और जब तक वह ग्रेडन के पास पहुंचता है तब तक वह मर चुका था। अब सैम और ब्रिक्स दौड़कर सीढ़ियों के नजदीक पहुंचते हैं, जहां सैम कुछ और कैनिबल्स को शूट कर देता है, लेकिन अब इनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। जिसके बाद ब्रिक्स उस लैडर को तोड़कर नीचे गिरा देता है, जिससे वो लोग ऊपर नहीं आ पाते। जिसके बाद ये दोनों उस बंकर से बाहर आ जाते हैं और ब्रिक्स डायनामाइट से इस जगह को उड़ा देता है ताकि वो नरभक्षी उनका पीछा ना कर पाए। अब ये दोनों वापस अपने बेस कैंप की तरफ लौटने लगते हैं और चलते चलते एक बार फिर उस हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं। ब्रिक्स कहता है कि टेम्परेचर तेजी के साथ डाउन हो रहा है, ऐसे में आगे बढ़ना सेफ नहीं है, इसीलिए हम यहीं रुककर रात बिताएंगे। तभी सैम उन कैनिबल्स के बारे में ब्रिक्स से पूछता है। ब्रिक्स बताता है कि ऐसा दृश्य मैंने तब देखा था जब मैं आर्मी में था। हम लोग एक स्टेडियम में रुके हुए थे जिसमें 20,000 लोग मौजूद थे। जब वहाँ का सारा खाना खत्म हो गया तो उन्होंने निहत्थे लोगों को मारना शुरू कर दिया। उस टाइम मैसन भी मेरे साथ था। जिसके बाद हम दोनों ने एक ऐसी जगह की तलाश की जहां लोगों को खाने के लिए मरना ना पड़े। अब जब सुबह होती है तो सैम देखता है कि वो नरभक्षी उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। सैम कहता है कि हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना ये लोग फुटप्रिंट्स के जरिए हमारी कॉलोनी तक भी पहुँच जाएंगे। जिसके बाद ये दोनों ब्रिज की तरफ भागना शुरू करते हैं। यहाँ पहुंचकर ब्रिक्स एक डायनामाइट जलाकर पुल पर रख देता है, लेकिन तेज हवा के चलते फटने से पहले ही उसकी बत्ती बुझ जाती है। उधर बहुत सारे नरभक्षी भी ब्रिज पर आ जाते हैं। अब ब्रिक्स फिर से डायनामाइट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वापस लौटने से पहले ही नरभक्षी उस पर हमला कर देते हैं। ब्रिक्स भी एक हाथ में बॉम्ब पकड़कर उनसे फाइट करता है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें बहुत सारे नरभक्षी मारे जाते हैं और वह पुल बीच से टूट जाता है, लेकिन उनका लीडर और कुछ कैनिबल्स अभी भी जिंदा बच गए थे। ये देखने के बाद सैम वापस अपनी कॉलोनी की तरफ भागता है। वहीं मैसन उस बीमार कपल को बंकर से बाहर ले आया था और उनका टेस्ट किए बिना ही उस औरत को गोली मार देता है। तभी काई वहां आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैसन उसकी एक नहीं सुनता। इसी बीच उन्हें सैम की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। काई दौड़कर उसके पास जाती है और देखती है कि सैम बेहोश हो गया है। तभी मैसन काई के सर पर हमला करके उसे भी बेहोश कर देता है। अब जब कुछ समय बाद सैम को होश आता है तो वह बंकर के अंदर होता है। वह सभी को बताता है कि ब्रिक्स और ग्रेडन अब नहीं रहे। ये सुनकर ग्रेडन के पेरेंट्स फूट फूट कर रोने लगते हैं
तभी मैसन उसके पास आता है, जो सैम के हाथों में हथकड़ी लगा देता है। वह सभी से कहता है कि आज से इस जगह का इंचार्ज मैं हूँ। सैम बताता है कि कॉलोनी 5 के सभी लोग मारे गए हैं और जिन लोगों ने उन्हें मारा है वो लोग यहाँ भी पहुँचते ही होंगे, इसीलिए हमें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, वरना हम सब भी मारे जाएंगे। लेकिन मैसन उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि बाहर रहने की वजह से सैम सदमे में है। अब जब वह यहाँ से जा रहा होता है तभी एक छोटा लड़का मैसन की जेब से चाबी चुराकर सैम को दे देता है, जिसके बाद सैम अपनी गर्लफ्रेंड काई के पास जाता है, जिसे मैसन ने एक रूम के अंदर बंद कर दिया था। सैम उसके हाथ खोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वहीं मैसन और कूपर दूरबीन से बाहर देखते हैं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। कूपर कहता है कि सैम झूठ नहीं बोल रहा, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। वहीं सैम मॉनिटर पर काई को वह लोकेशन दिखाता है जहां धूप और मिट्टी मौजूद है, यानी कि वहां जीवन संभव है। जिसके बाद ये दोनों अपने साथ कई तरह के बीज लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। तभी मैसन उन्हें पकड़ लेता है और कहता है कि बिना मेरी मर्जी के कोई यहाँ से नहीं जा सकता। इसी बीच उन्हें एक तेज आवाज सुनाई देती है जो बाहर से आ रही थी। जब ये लोग सिक्योरिटी कैमरास देखते हैं तो पता चलता है कि नरवक्षी यहाँ आ चुके हैं, जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैसन को यकीन हो जाता है कि सैम सच कह रहा था, जिसके बाद वह सभी को हथियार देकर गेट की हिफाजत करने के लिए कहता है और छोटे बच्चों को किसी सेफ जगह छिपा दिया जाता है। अब ये सभी नरवक्षियों को रोकने के लिए गेट पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो लोग पीछे के रास्ते से अंदर आकर लोगों को मारने लगते हैं। अब दोनों तरफ से मारकाट शुरू हो जाती है, जिसमें ये लोग भी कई नरभक्षियों को मार गिराते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। इसीलिए सैम और काई अपनी जान बचाकर सेफ रूम की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन उनके अंदर आने से पहले ही मैसन दरवाजा बंद कर लेता है। तभी एक महिला मैसन पर हमला करके दरवाजा खोल देती है, लेकिन उनके साथ एक नरभक्षी भी अंदर आ जाता है, जिसे काई शूट कर देती है। अब ये लोग जल्दी से डोर बंद कर लेते हैं, लेकिन ये दरवाजा उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता था। इसीलिए सैम सभी को एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकाल देता है, लेकिन मैसन यहीं रुककर उनसे मुकाबला करना चाहता था। जिसके बाद सैम उसकी तरफ एक गन फेंकता है। अब जैसे ही नरभक्षी अंदर आते हैं, मैसन पास रखे गैस सिलेंडर पर गोली चला देता है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे नरभक्षी मारे जाते हैं, लेकिन उनका लीडर बेंट में छिपने से बच जाता है। जिसके बाद सैम और उसके बीच फाइट होती है, जिसमें वह नरभक्षी उस पर भारी पड़ता है और वह सैम को बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन सैम भी हार नहीं मानता और एक धारदार हथियार से उस पर हमला कर देता है, जिससे वह नरभक्षी कमजोर पड़ जाता है। जिसका फायदा उठाकर सैम लगातार उसके सर पर कई बार करता है और अंत में उसका सर धड़ से अलग कर देता है। वहीं हम बेंट के बाहर काई और बाकी लोगों को देखते हैं, जो अपने घर को जलते देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। तभी सैम बेंट से बाहर आता है और कहता है कि अब हमें एक नए घर की तलाश करनी होगी जहां धूप और मिट्टी हो। जिसके बाद सैम सभी लोगों के साथ उस गर्म जगह की तलाश में निकल जाता है, जिसे उसने मॉनिटर पर देखा था, और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दी कॉलोनी मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी।